नमस्कार, मैं हूं। फ्लाइट से हुई पाकिस्तान की सर्जरी। जी हां, पीओके में भारत के स्पेशल कमांडोज की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ है। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी के जो झंडे गाड़े हैं, उन्हीं की मदद से इंडियन आर्मी ने एलओसी के दूसरी तरफ आतंकी कैंपों को चिन्हित किया और फिर एलओसी पार करके इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। 3 महीने पहले अंतरिक्ष में भेजी गई इसरो की कार्टोसैट 2C सैटेलाइट पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जरिया बनी। सैटेलाइट से ही मिली तस्वीरों से ये बात भी सामने आ रही है कि पीओके में 38 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। सबसे पहले 5 से 6 दिन पहले ही सैटेलाइट आतंकी कैंपों की पहचान की गई। सर्वेलेंस रखी जा रही थी। 24 घंटे लगातार कोई भी मूवमेंट उसको कैप्चर किया जा रहा था तस्वीरों के जरिए। उसके बाद दूसरा चरण, कैंपों की पहचान होने के बाद वॉर रूम में स्ट्राइक की रणनीति बाकायदा बनाई गई। आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी, दलबीर सिंह सुहाग, आर्मी चीफ वहां पर मौजूद रहे। रणनीति फाइनल होने के बाद बुधवार रात को एलओसी पर स्पेशल कमांडोज को उतारा गया। हेलीकॉप्टर ध्रुव के जरिए बताया जाता है कि उतारा गया उनको, और उसके बाद उन्होंने एलओसी का करीब 3 किलोमीटर आगे पार किया और उसके बाद इन 7 लॉन्च पैड्स को, जो कि पीओ के इलाके में थे, वहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया। तो चौथा चरण यह था कि करीब 150 कमांडोज ने पीओके में 7 अलग अलग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। 5वां चरण यानी कि 5th स्टेप यह था कि जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, तब दिल्ली में कंट्रोल रूम में एनएसए, अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री और डीजीएमओ सैटेलाइट के जरिए पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक एक पल पल की जानकारी, कोई भी सोया नहीं, और वो देख रहे थे कि आखिरकार किस तरह से इस 4 घंटे के अंदर 50 आतंकियों को मारा गया। सैटेलाइट के अलावा कमांडोज के हेड गियर पर लगे गोप्रो कैमरास और ड्रोन कैमरों की लाइव फीड के जरिए भी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही थी। 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करके सुबह करीब 5:30 बजे भारत के सभी कमांडोज वापस एलओसी के अंदर आ गए और इस तरह से पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और इस बड़े ऑपरेशन को खत्म किया गया। खरोच तक नहीं आई। एक मामूली से जरूर लैंडमाइन ब्लास्ट की बात आ रही है कि एक सैनिक को, एक जवान को चोटें आई हैं, मगर ये सारा ऑपरेशन बेहद सक्सेसफुल रहा। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से हालात कैसे बदले हैं, ये समझिए। आज नवाज शरीफ ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जो पाकिस्तान बात बात पर, याद होगा आपको, परमाणु हमले की गीदड़ भपकियां देता फिरता था, वो शांति की माला जपने लगा है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत और नीयत से वाकिफ भारत सरकार पल पल की हलचल पर नजर रखे हुए है। आज गृह मंत्री ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया और उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीसीएस की मीटिंग बुलाई। खबर यह भी है कि पीओके में मारे गए आतंकियों को चुपचाप दफनाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश के मुखिया मसूद अजहर को चुप रहने के लिए कहा गया है। थोड़ा टाइम चुप रहिए, क्या पता एक और सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। क्यों? हमारे साथ अब इसी पे ऊपर चर्चा करने के लिए 2 वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीएन थापड़ साहब जुड़ रहे हैं। हाफिज सईद और चुप रहने के लिए कह दिया गया है कि कुछ बोलिए नहीं, पता चले कि एक और ड्रोन से हमला हो जाए। कर्नल थापड़। हाँ, उनको चुप अगर पाकिस्तान नहीं करा सकता तो हमें कराना पड़ेगा। तो डीप सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको चुप कराना ही पड़ेगा। अब ये उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये हो सकता है तो अगला स्टेप वही है कराने के लिए किया बिल्कुल ओसामा और मौलाना मंसूर स्टाइल में कोई ड्रोन अटैक भी हो सकता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत इंक्विजिटिव हैं, उनके बहुत सारे सवाल होंगे उनके जहन में कि सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह से अंजाम दिया गया। सबसे पहले इसमें जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो बहुत अहम होता है कि चौंक जाए, प्रिसिशन बहुत अच्छी है और मिनिमम कोलैटरल डैमेज। इन सभी पहलुओं पर एक परफेक्ट 100 on 100 स्कोर रहा इस कंटिंजेंट का जो गया पैरा कमांडोज का और उसके बाद स्ट्राइक करके वापस लौटा। कर्नल थापर, पहले आप देखिए। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए एक सरप्राइज बहुत ही अहम पहलू है। उसके बिना कभी सक्सेस नहीं हो सकता।
इसलिए जहां तक आपने हेलीकॉप्टर दिखाए हैं, मैं समझता हूं ज्यादा उसमें मैं नहीं समझता कि वो एलओसी के नजदीक भी आए होंगे कहीं पे, क्योंकि सरप्राइज बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा बात है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो प्लानिंग है वो बहुत इंट्रिकेट, बहुत माइन्यूट और बहुत अहमियत रखती है, और वो सारी चीजों की प्रैक्टिस करना एक और बड़ा जरूरी कदम है। इस ऑपरेशन की प्रैक्टिस 6 तारीख से हो रही है किसी और जगह पे, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को इल्म है, हो सकता है मैं गलत हूं, राजस्थान में इनकी पूरी इस ऑपरेशन की प्रैक्टिस हुई है। उसके बाद में जो है कोलैटरल डैमेज की आपने बात की, एक बार रेड चली जाती है तो मेरे ख्याल से कोई, पहली बात तो इधर कोलैटरल का कोई है ही नहीं। एलओसी पे 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तो वैसे ही कोई नहीं होता, लेकिन कोलैटरल की मैं अगर कमांडर होऊंगा इस ऑपरेशन का, मुझे उसकी कोई इतनी बड़ी चिंता नहीं है। अच्छा। फिर एक तो है इन्फिल्ट्रेशन, वहां तक पहुंचना, उससे ज्यादा जरूरी है निकल के आना, क्योंकि जब आप जाते हैं तब तो आपका चक्रव्यूह की तरह जाना आसान है, लेकिन निकल के आना हो सकता है और ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जब वो बमबारी और गोलियां वगैरह चलती है सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं, और जैसे कि आपको पता ही है एलओसी के ऊपर लगातार ट्रुप्स लगे हुए हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, यहाँ पर बहुत अहम, जैसे कि कर्नल थापर ने बोला कि प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद एग्जीक्यूशन का स्टेप आता है। प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा कि प्रिसाइज स्ट्राइक हो, सैटेलाइट इमेजिंग जो की गई वो बहुत अहम थी। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक आप इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को जो कई जगह हुई है एक सेट पीस अटैक कर सकते हैं, और इसमें जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट इंटेलिजेंस और एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ये बहुत महत्व रखता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो 3 बहुत बड़े एलिमेंट हैं वो ट्रेनिंग का है, वो मोटिवेशन का है और लीडरशिप का है। जितने भी दस्ते गए थे, जितने भी ग्रुप्स गए थे, सबकी लीडरशिप बहुत इफेक्टिव थी, लोग बहुत मोटिवेटेड थे, उनमें एक भीतर से उत्साह था कुछ कर दिखाने का, कुछ अचीव करने का और सबक सिखाने का, और उनकी ट्रेनिंग जाहिर सी बात है कि उन मॉडल्स पर होती रही जो कि हमको। ब्रिगेडियर मिश्रा, ये खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उरी अटैक के बाद माना जा रहा था कि मोराल बहुत डाउन है, और उरी हमले में खास तौर से बिहार और डोगरा रेजिमेंट को निशाना बनाया गया, उन्हीं के घातक कमांडोज गए। घातक कमांडोज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं घातक कमांडोज के बारे में यह कहना चाहूंगा कि पलटन में जो भी स्ट्रेंथ होती है उसमें जो बहुत फिट, मोटिवेटेड और एग्रेसिव लड़के होते हैं उनको उस कमांडो टीम में शामिल किया जाता है। हर इन्फेंट्री बटालियन में घातक प्लेटून होता है और वो नमूने होते हैं। अभी मैं बात कर रहा था जो कारगिल युद्ध में तोरोलिन पर एक अटैक हुआ था, सेकंड राज्य का, ये कैप्टन विजयम थापर की पलटन थी, उसमें जो नायक देगेंद्र सिंह था उसने वॉलंटियर किया था और वो गया था, और उसके साथ जितने भी उन्होंने सिलेक्ट किया था वो सब घातक प्लेटून वाले थे। ये इतने जाबाज लोग हैं और इतने बहादुर लोग होते हैं कि 700-800 लोगों में से बेस्ट होते हैं, बेस्ट मोटिवेटेड होते हैं, बेस्ट फायरर्स होते हैं, और उनकी जो लीडरशिप होती है वो बेस्ट ऑफिसर, उसमें जो यंग ऑफिसर उसको लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये घातक प्लेटून वालों का जो अचीवमेंट है ये काबिले तारीफ है, एक बात। और दूसरा, इन लोगों को जो रिवेंज का मोटिवेशन था, भावना थी, दृढ़ प्रतिज्ञा थी, उससे भी इनकी सक्सेस बाकायदा मुकम्मल हुई। ये भी कर्नल थापर, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ये करता है कि उसका मोडस ऑपरेंडा ये है कि इन्फिल्ट्रेट करवाता है आतंकियों को और पीछे से कवर फायर दी जाती है। तो क्या आपको लगता है इन घातक कमांडो जो कन्वेंशनल स्टाइल में अगर एलओसी के 3 किलोमीटर अंदर तक रेंगते हुए जिस तरह से गए, तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि पीछे से पूरे सेक्टर्स के अंदर 250 किलोमीटर का ये दायरा था, वहां पर फायरिंग भी हुई, हेलीकॉप्टर्स की भी मूवमेंट हुई पाकिस्तानी फोर्सेस को कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या ये भी किया गया होगा? हो सकता है। मैं पहले जो घातक का आपने सवाल उठाया उसको पहले खत्म कर दूं। जो घातक जैसे नाम ही कहता है, घात लगा के वार करना, और वो लोग घातक चुने हुए, जैसे आपने बताया, पूरे चुने हुए लड़के होते हैं
खास करके इनको फायरिंग, फिजिकल फिटनेस, अनआर्म्ड कॉम्बैट, बिना हथियार के लड़ाई करना और गोला बारूद की प्रशिक्षण देते हैं, ताकि ये और सर्वाइवल ट्रेनिंग कि कुछ भी हो जाए। जैसे आप कमांडो में मैं था तो उसके अंदर सांप खाना, अब ताकि आपको ये भूखा नहीं मरना, जो भी चीज मिल जाए उसको खाना है, ठीक है। सांप को हम कमांडो ट्रेनिंग में खिलाते थे। तो इस तरह से आपके दिल से वो झिझक जो है वो खत्म हो जाती है कि भाई डर खत्म हो जाए, सर्वाइवल के लिए मुझे कुछ भी खाना पड़े मैं खाऊंगा। अब जो साहब ने आपको टू राजनीफ का उदाहरण दिया, उसके उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं कि घातक कैसे काम करते हैं। टोलोलिंग का हमला सभी लोग जानते हैं, देगेंद्र का साहब ने जिक्र किया, और जो टोलोलिंग का फीचर था, पहाड़ था, उसके पीछे दुश्मन की और ताकत थी, कुछ नफरी थी। तो एक कैप्टन साहब घातक प्लेटून कमांडर को जो थे, वो उनको घातक प्लेटून को लेके उन दोनों के टोलोलिंग के पीछे लंबे रास्ते से आके उनके पीछे लग गए, बीच में लग गए। नतीजा क्या हुआ? ना पाकिस्तानी ऊपर से नीचे आ सके, ना जो भाग के जाने वाले थे भाग के जा सके, तो वहीं पे उनको ट्रैप कर लिया गया। तो ये है एक छोटी मिसाल घातक। बाकी तो रेड्स हैं, अटैक करने का है। क्विकनेस, अलर्टनेस, इमीडिएट एक्शन और प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट था इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम बॉल बाय बॉल समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। आज चर्चा में इस वक्त कर्नल थापर और ब्रिगेडियर मिश्रा जुड़े हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, एक बहुत ही अहम सवाल, घातक कमांडोज गए और अटैक करके वापस आ गए, उनके पास किस किस्म के वेपन्स होते हैं और उसकी क्या स्पेशल ट्रेनिंग होती है? देखिए, कमांडोज के पास जो भी, मैं तो ब्लैक कैट कमांडोज में था और मैं फोर्स कमांडर था, और ब्लैक कैट कमांडोज में 2 वेपन होते हैं, एक MP5 होता है, एक ग्लॉक पिस्टल होती है, डबल वेपन होते हैं, और ये क्लोज क्वार्टर बैटल के दोनों वेपन हैं। कमांडोज हमेशा क्लोज क्वार्टर बैटल के वेपन्स कैरी करते हैं, और इनके पास हेवियर वेपन नहीं होते हैं, क्योंकि एजिलिटी, मूवमेंट, क्विक एक्शन, विड्रॉल एंड गेटिंग अवे फ्रॉम द एरिया एंड गेटिंग इनटू द एरिया, इसके लिए हमेशा लाइट वेपन्स होते हैं, और ये लाइट वेपन्स पर्सनल वेपन्स होते हैं जो क्लोज क्वार्टर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कर्नल थापर, एक ब्रीफ जो बताया जा रहा है कि इन तमाम जो गए हमारे कमांडोज, उनको दिया गया, उनको कहा गया लीव नीदर बॉडीज नॉर बॉडीज बिहाइंड, इसका क्या मतलब है? लीव नीदर बॉडीज नॉर बॉडीज बिहाइंड। ऑलराइट, पहले तो मैं 2 पॉइंट कह दूं। ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि जो हथियारों के बारे में बताया, आपने कहा था कि घातक प्लेटून्स भी थी साथ में, 2 घातक प्लेटून्स थी, उनके पास ये हथियार नहीं है, वो अपने नॉर्मल हथियारों के साथ गए हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, मुझे पक्का नहीं है कि वहां पे उनको दिए गए हथियार या नहीं दिए गए, लेकिन अगर दिए भी गए तो उनको चलाने के लिए मशक्कत चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो जरूरत है इस तरह के हथियारों को इन्फेंट्री बटालियंस को पूरी तरह से देने की। ठीक, अब आया, बहुत ब्रीफली, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, चलिए। ऐसा था कि लड़ाई में एक सिपाही था, वो बुरी तरह से घायल हो गया, दूसरी लड़ाई की बात है। तो उसका जो ऑफिसर था, उसने बोला कि मैं जाऊंगा, उसको लेके आऊंगा। उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वो तो बच सकता ही नहीं, वैसे ही मर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये हमारी सेना का स्पिरिट है कि कभी भी बडीज, यानी कि जो भी सैनिक बचता है, पीछे रह जाता है, उसको लेकर जरूर वापस आना है। जब वो गया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे इस चर्चा में। फिलहाल इतना ही। इस बड़ी